नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा 5 जून यानी आज संपन्न हुई यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण आज रात 8 बजे लाइव बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस चैनल पर ही आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तर कुंजी, पेपर पर चर्चा के साथ ही विश्लेषण और अपेक्षित कट ऑफ पर भी चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन रिमाइंडर भी सेट करें। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे ओपेक प्लस कार्टेल, स्टैगफ्लेशन का डर, एफपीआईज की बिकवाली, मंकी पॉक्स को लेकर नवीन अध्ययन तथा मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 12 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं ओपेक प्लस कार्टेल पर। ओपेक प्लस देश जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और अन्य प्रमुख तेल उत्पादकों के बीच एक गठबंधन है, एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतें पिछले हफ्ते $120 प्रति बैरल से ऊपर देखी गई हैं। इसका मुख्य कारण यूरोपीय संघ के द्वारा इस साल के अंत तक रूस से तेल आयात में 90% की कटौती करने का निर्णय है, जिससे आगे आने वाले समय में तेल की कीमतें और वृद्धि होती देखी जा सकती हैं। इस कदम से मौजूदा तेल आपूर्ति संकट और खराब हो सकता है, क्योंकि गैर रूसी तेल उत्पादक रूसी आपूर्ति की भरपाई कर पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और न ही थोड़े समय के भीतर तेल की यूरोपीय संघ की मांग को पूरा किया जा सकता है। प्रमुख तेल आयातकों के दबाव में ओपेक प्लस ने पिछले हफ्ते ही जुलाई और अगस्त में एक दिन में लगभग 6,48,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी, जो पिछले साल की मासिक वृद्धि की तुलना में लगभग 50% अधिक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ओपेक प्लस देशों ने जो दुनिया की कच्चे तेल की आपूर्ति के 50% से अधिक को नियंत्रित करते हैं, 2020 में एक दिन में तेल उत्पादन में 10 मिलियन बैरल की कटौती करने के लिए हाथ मिलाया था। मुख्य रूप से तेल की गिरती कीमतों के बीच यह निर्णय लिया गया था, क्योंकि कोविड-19 और दुनिया भर में लॉकडाउन से तेल की मांग में भारी गिरावट देखी गई थी। अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी पूर्व अवस्था में आएगी, ओपेक प्लस देशों के द्वारा उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि न किए जाने से तेल की कीमतें ऊंची ही बनी रह सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब हम ओपेक प्लस देशों के समूह की बात करते हैं, तो इसमें 23 तेल उत्पादक देशों के एक समूह को संदर्भित किया जाता है, जिसमें ओपेक के 13 सदस्यों के अलावा 10 अन्य तेल उत्पादक देशों को शामिल किया जाता है। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत आदि के अलावा रूस, अजरबैजान, बहरीन, सूडान और दक्षिण सूडान आदि को शामिल किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं ओपेक की, तो इसमें सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। हालांकि रूस, जो सऊदी अरब से भी अधिक तेल का उत्पादन करता है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने में ओपेक के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ओपेक प्लस 2016 में बनाया गया था, जब ओपेक देशों ने तेल के वैश्विक उत्पादन में कटौती करने के लिए ओपेक समूह के बाहर अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ सहयोग करने का फैसला किया। समझौते के तहत, जिसे सहयोग की घोषणा के रूप में जाना जाता है, देशों ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को प्रभावित करने के लिए मिलकर काम किया। इस सहयोग को और अधिक संस्थागत तब बनाया गया जब जुलाई 2019 में ओपेक देशों और उनके सहयोगियों ने एक
मंत्री स्तरीय बैठक में सहयोग चार्टर को स्वीकार किया, जिसके तहत वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजारों में स्थितियों और विकास के संबंध में संवाद और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने पर बल दिया गया। मुख्य रूप से उत्पादकों, उपभोक्ताओं, निवेशकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए एक सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति और स्थायी स्थिरता में योगदान करना इसका लक्ष्य है। इस नए समूह को अमेरिकी शैल उद्योग के उदय के बीच अपने हितों की रक्षा के लिए तेल उत्पादक देशों के द्वारा एक प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी शेल तेल उत्पादकों ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करके तेल की कीमतों में भारी गिरावट की है और ओपेक सरकारों के वित्त को भी तनाव में ला दिया था। हालांकि इसके संदर्भ में कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ओपेक और उसके सहयोगी कृत्रिम रूप से आपूर्ति को सीमित करके तेल की कीमतों को ऊंचा करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कार्टेल की, तो कार्टेल बाजार में आपूर्ति को सीमित करके वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह कार्टेल के सदस्यों के लिए अच्छा है, यह उन उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है जिनके पास उपभोग करने के लिए सामान या सेवाओं की कमी होगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसने विश्व अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, क्योंकि कार्टेल की अनुपस्थिति में आपूर्ति को सीमित करने के लिए तेल उत्पादकों के बीच कोई मिलीभगत नहीं होगी और इसलिए दुनिया में तेल का कुल उत्पादन अधिक होगा। इसका मतलब है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक तेल उपलब्ध होगा, जिसका अर्थ ये होगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा और लोग जीवन स्तर के उच्च मानकों का आनंद लेंगे। जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल आयात पर निर्भर हैं, इसी के चलते वे ओपेक की बाजार शक्ति से निपटने के विभिन्न तरीके खोज रहे हैं। जैसे कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे पश्चिमी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए ओपेक देशों पर अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं। इसी प्रकार से अमेरिका ने अपने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश की है, ताकि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ओपेक पर ही निर्भर ना रहना पड़े। वास्तव में अमेरिकी शेल क्रांति ने पश्चिम एशिया से तेल पर अमेरिका की निर्भरता को कम करने में कामयाबी हासिल की और देश को तेल का शुद्ध निर्यातक बनाया। हालांकि जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल के आयात पर ही निर्भर रहा है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 3 दशकों में सबसे कम था, जबकि घरेलू तेल की खपत में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि देखी गई है। इसके निवारण के लिए भारत को ऊर्जा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के साथ घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस बीच रूस पर पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत को रूस से अत्यधिक रियायती कीमतों पर तेल खरीदने का अवसर प्रदान किया है। रूस अपने तेल के लिए नए खरीदारों की तलाश तब से कर रहा है जब से पश्चिम ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंधों को लगाया है। इसके संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि यदि ओपेक नहीं होता तो वैश्विक तेल बाजार अमेरिकी तेल बाजार जैसा होता, जिसमें अनेक छोटी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं और ऐसे प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी भी उत्पादक के पास कीमतों को प्रभावित करने की बाजार शक्ति नहीं होती। इसके अलावा प्रवेश बाधाओं की कमी यह सुनिश्चित करती कि कार्टेल बनाने के किसी भी प्रयास का अंततः भंडाफोड़ होगा, क्योंकि कार्टेल द्वारा प्राप्त असामान्य रूप से उच्च रिटर्न उन प्रतियोगियों को आकर्षित करेगा जो इस लाभ का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि निजी कार्टेल की सर्वसम्मति से निंदा की जाती है, इसके विपरीत ओपेक जो सरकारों के द्वारा गठित एक विशाल कार्टेल है, आमतौर पर ऐसी आलोचनाओं से बच जाता है।
हालांकि ओपेक का भविष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊर्जा के स्रोत के रूप में तेल के भाग्य पर भी निर्भर करता है। कुछ ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि इस सदी में तेल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा और ओपेक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति को बनाए रखेगा। हालांकि दूसरों का यह भी मानना है कि ओपेक का प्रभाव कम भी हो सकता है, क्योंकि वे देखते हैं कि दुनिया जीवाश्म ईंधनों पर अपनी वर्तमान निर्भरता से दूर हो रही है। इससे जो भी दीर्घकालिक परिणाम होंगे, निकट से मध्यम अवधि में ओपेक कार्टेल शक्तिशाली ही बना रहेगा, खासकर जब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के डर पर। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बना रहे हैं कि मुद्रास्फीति आगे मंदी न ले आए। विशेषज्ञों के अनुसार निकट भविष्य में विकास दर कम, बेरोजगारी थोड़ा अधिक और मुद्रास्फीति ज्यादा अधिक देखी जा सकती है, जो मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन के लक्षण हैं। इसी के संदर्भ में आपको स्टैगफ्लेशन को समझने की आवश्यकता है। अधिकांश अर्थशास्त्री जब अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन करते हैं तो इसमें 3 महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों पर ध्यान देते हैं। इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के द्वारा मापा गया आर्थिक उत्पादन, बेरोजगारी स्तर और तीसरा वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि यानी मुद्रास्फीति के मानक को ध्यान में रखा जाता है। इसमें नीति निर्माताओं, विशेष रूप से केंद्रीय बैंकों के लिए चुनौती उन परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है जिसमें उत्पादन स्वस्थ गति से बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजित करने में मदद करता है, बेरोजगारी को कम करता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से कीमतें भी अपेक्षाकृत स्थिर देखी जाती हैं। हालांकि वास्तविक रूप में यह देखा जाता है कि जब उच्च आर्थिक विकास होता है तो वह हमेशा तेजी से मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। यही वजह है कि कई केंद्रीय बैंकों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश है कि मूल्य लाभ की गति यानी महंगाई एक निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर या सीमा से अधिक ना हो। नीति निर्माताओं के लिए सबसे कठिन समस्या तब होती है जब आर्थिक उत्पादन या तो स्थिर हो जाता है या सिकुड़ जाता है और इसमें भी मुद्रास्फीति अधिक देखी जाती है। आर्थिक गतिविधि में ऐसी मंदी व्यवसायों को नौकरी छोड़ने की ओर ले जाती है और इसे स्टैगफ्लेशन के रूप में जाना जाता है। यानी जब हम स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं तो वास्तव में हम ऐसी मंदी की स्थिति की बात कर रहे होते हैं जिसमें मुद्रास्फीति भी उच्च स्तर पर देखी जाती है। हम इसके कई उदाहरणों को भी देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका सहित कई अर्थव्यवस्थाओं को स्टैगफ्लेशन का तब सामना करना पड़ा जब 1970 के दशक की शुरुआत में तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक के नेतृत्व में तेल उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध ने कच्चे तेल की कीमतों को 6 माह के भीतर ही लगभग चौगुना कर दिया था। क्योंकि अमेरिका जैसे देश बहुत अधिक तेल आयात किया करते थे, अतः तेल की कमी से देशों में उच्च मुद्रास्फीति और मंदी देखी गई। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1940 के बाद पहली बार 10% से अधिक देखा गया। बेरोजगारी भी 1973 में 4.6% से बढ़कर 9% तक हो गई और जीडीपी में भी गिरावट आई। वर्तमान में स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी और इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जो लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं वह दुनिया भर में आर्थिक मंदी का कारण बने हैं। जब मंदी को दूर करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों को अपनाया गया तो इसमें से अधिकांशतः तरलता में पर्याप्त वृद्धि के माध्यम से किया गया, किंतु इस प्रकार की तरलता वृद्धि ने भी अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तेज उछाल को बढ़ावा दिया है। यद्यपि अमेरिकी फेड रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे केंद्रीय बैंकों ने बढ़ती कीमतों को शांत करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू किया है, किंतु रूस यूक्रेन युद्ध ने इसे और जटिल बना दिया है।
इससे तेल गैस से लेकर खाद्यान्न, खाद्य तेल और उर्वरक जैसी वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके चलते देशों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यह मुद्रास्फीति अधिक मांग से उत्पन्न नहीं हुई है, इसीलिए इसे नियंत्रित किया जाना भी कठिन है। इसी के चलते अनेक व्यापारिक नेता एक आने वाली मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि ऐसी मुद्रास्फीति आपूर्तिजनक कारकों के चलते ही उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे सामान्य मुद्रास्फीति से भी अलग माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में जिस प्रकार की मुद्रास्फीति देखी जा रही है, वह वास्तव में 40 वर्षों में लोगों द्वारा देखी गई किसी भी मुद्रास्फीति से अलग है। अतः हमें इस पर गौर करने की आवश्यकता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम इससे किस प्रकार से निकल सकते हैं। आपूर्ति बाधाओं को दूर करके ही हम निश्चित रूप से इसमें मूल्य स्थिरता खोज सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे एफपीआई की बिकवाली पर। हाल की सूचनाओं के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई भारत में बिकवाली कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मई महीने में बिक्री का आंकड़ा लगभग 44,000 करोड़ रुपए रहा है, जो मार्च 2020 के बाद से बिक्री की उच्चतम मासिक मात्रा को दर्शाता है। पिछले महीने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अपनी परिसंपत्ति में शुद्ध बिकवाली की थी, यानी उन्होंने जितना खरीदा उससे ज्यादा बेचा। उनकी बिकवाली की कार्रवाइयों ने बेंचमार्क सूचकांकों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है, जिसके चलते कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में भी गिरावट देखी गई है। इस पृष्ठभूमि में जब हम बात करते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई की, तो आपको ये समझना है कि एफपीआईज वे होते हैं जो अपने घरेलू देश के बाहर के बाजारों में निवेश करते हैं। इनके निवेश में आमतौर पर शेयर बाजारों में किया जाने वाला निवेश महत्वपूर्ण होता है। यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऐसे निवेशकों को कहा जाता है जो लाभ के लिए दुनिया भर के शेयर बाजारों में निवेश करते हैं। वे आमतौर पर सक्रिय शेयर धारक भी नहीं होते और उन कंपनियों पर भी उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है जिनके शेयर उनके पास हैं। उनके निवेश की निष्क्रिय प्रवृत्ति ही उन्हें स्वेच्छा से और आसानी से शेयर बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति देती है। इसके संदर्भ में कुछ कारकों को भी आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत बेहतर आर्थिक विकास के आधार पर बेहतर रिटर्न का दावा। कुछ ऐसे कारक हैं जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को देश के बाजारों में आकर्षित करते हैं। जैसे कि आंकड़ों के अनुसार 2002 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगभग 3,682 करोड़ का निवेश किए, जो 2010 में बढ़कर लगभग 1.79 लाख करोड़ हुआ और 2017 में तो यह निवेश 2 लाख करोड़ से ज्यादा देखा गया है। हालांकि वर्तमान में जिस प्रकार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत से पैसे निकाले हैं, उससे आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं देखी गई हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक निवेश करने के लिए तब उत्सुकता दिखाते हैं जब उन्हें किसी देश में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में ज्यादा निवेश लाभ प्राप्त होता है। किंतु महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में यह रिकवरी असमान रूप में ही देखी गई है। 2021 में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने जीवन और आजीविका को प्रभावित किया। इस साल की शुरुआत में जब ओमिक्रॉन संस्करण का प्रसार देखा गया, अर्थव्यवस्था फिर से लड़खड़ाई। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मांग में कमी देखी गई है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। जब उद्योग इस चुनौती से जूझ रहा था तो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इससे दोनों देशों यानी रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी के तेल और गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे इन फसलों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि देखी गई है। इससे समग्र मुद्रास्फीति में भी तेजी आई है।
जो भारत में देखी जा सकती है 6% के ऊपरी स्तर पर, जो अप्रैल में 7.8% तक देखी गई है। औद्योगिक उत्पादन भी इसका नकारात्मक रूप से सामना कर रहा है, जिससे उपभोग व्यय भी कमजोर होता देखा जा सकता है। इन कारकों ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के विश्वास में गिरावट की है, जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी प्रभावित हुए हैं। भारत के ही समान अमेरिका में भी मुद्रास्फीति देखी जा रही है, जिसके चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा मुख्य ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। इससे अमेरिका और भारत की ब्याज दरों के बीच का अंतर कम हो गया है, जिससे विदेशी निवेशक अमेरिका के बाजारों में निवेश करने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं। यही कारण है कि वे अपना धन भारत के बाजारों से निकाल रहे हैं। भारतीय रुपए की जो गिरावट हाल के समय में देखी गई है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि रुपए की तुलना में डॉलर की मांग अधिक की जा रही है, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे बाजारों को अमेरिका की तुलना में अधिक जोखिम भरा देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे वे अपने निवेश को यहां से निकाल रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जब इस प्रकार से अपने निवेश को निकालते हैं, तो इसका असर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से स्थानीय मुद्रा को लगता है, क्योंकि वे अपने घरेलू बाजार की करेंसी के बदले रुपए को बेचते हैं। जैसे जैसे बाजार में रुपए की आपूर्ति बढ़ती है, इसकी कीमत घटती जाती है। इसी के चलते रुपया हाल ही में सर्वकालिक निम्न स्तर को देख रहा है। जैसे कि लगभग एक साल पहले एक यूएस डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य लगभग 73 रुपए देखा गया था, जो वर्तमान में 78 के स्तर तक देखा जा सकता है। कमजोर रुपए के साथ ही हमें आयात करने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कच्चे तेल के आयात पर पड़ता है, जो हमारी तेल जरूरतों का लगभग 85% योगदान करता है। इस प्रकार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश में कमी से आगे भारत को और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसमें हम बात करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर नवीन अध्ययन पर। हाल ही में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1 जून 2022 तक 30 देशों से 550 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, जिसमें ज्यादातर मामले यूरोप और उत्तरी अमेरिका में देखे जा सकते हैं। ये मामले विशेष रूप से उल्लेखनीय इसलिए हैं क्योंकि मंकी पॉक्स सामान्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाया नहीं जाता है। इसमें ब्रिटेन में 190 मामले देखे गए हैं। इसके अलावा स्पेन और पुर्तगाल में भी मामलों को देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार अनेक मामले दो पुरुषों के द्वारा आपस में यौन संबंध बनाने के बाद भी देखे गए हैं, जिससे वायरस का संचरण हुआ है। इसमें बेल्जियम और पुर्तगाल में 2 रेव पार्टियां सुपर स्प्रेडर इवेंट बनी हैं, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऐसे मामले प्रसारित हुए। हालांकि ऐसे व्यक्तियों में भी मामले देखे गए हैं जिनका इन रेव पार्टियों से कोई संबंध नहीं रहा, ना ही उन्होंने अफ्रीका के देशों की यात्रा की। यही कारण है कि हमें इसमें और अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है। विभिन्न यूरोपीय देशों में इसको लेकर जो वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, उससे पता चला है कि यद्यपि प्रारंभिक मामला ऐसे व्यक्ति में देखा गया था जो नाइजीरिया से वापस आया था, किंतु उसके पश्चात अफ्रीका से गैर संबद्ध मामले भी बड़े संख्या में देखे गए हैं। वायरस को लेकर जो जीनोम अध्ययन हुए हैं, वह भी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से वायरस में 47 म्यूटेशन देखे गए हैं। यानी इसमें जो उत्परिवर्तन हुए हैं वह तीव्र परिवर्तनों की दर को दर्शाते हैं। पिछले 4 से 5 सालों में औसतन म्यूटेशन की दर साल में 2 बार देखी गई है। हालांकि इसका मानव संचरण से किस प्रकार संबंध है, इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार वायरस में जो तीव्र परिवर्तन हुए हैं वह संभवतः इसमें उपस्थित एक एंजाइम के चलते देखे गए हैं। इससे वायरस बहुत तेजी से अपने आप को बहुगुणित
कर रहा है। इसके चलते वर्तमान में वायरस में उत्परिवर्तन की दर काफी तेजी से देखी गई है, जो आगे चलकर इसके संचरण को बढ़ा सकता है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि यद्यपि मंकी पॉक्स का संचरण निरंतर हुआ है, किंतु इसका मानव से मानव संचरण भी क्या इसी प्रकार से तीव्र रूप से होगा, इसको स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इसके मामले बढ़ रहे हैं, वह काफी चिंता का विषय है, जिसको ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश पर। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यद्यपि अब तक भारत में वायरस के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गैर स्थानिक देशों में वायरस के फैलने की रिपोर्ट के कारण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन गाइडलाइंस में मुख्य रूप से सूचना पत्रक के माध्यम से 31 मई तक बीमारी के वैश्विक प्रसार और इसकी रोग विशेषताओं आदि को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें रोग का कारण बनने वाले वायरस के प्रकार, इसकी उत्पत्ति, संचरण के तरीके, लक्षण, सरकार की नीति और रणनीति पर कार्य किया गया है। मुख्य रूप से ये दिशा निर्देश अनुशंसा करते हैं कि संक्रामक अवधि के दौरान किसी रोगी के साथ अंतिम संपर्क में रहे प्रत्येक संपर्कों की निगरानी की जानी चाहिए। इसमें लक्षणों पर बल दिया गया है, जिसमें लिम्फ नोड्स में सूजन, बुखार, सिर या शरीर में दर्द, सुस्ती आदि को शामिल किया गया है। इसमें कोविड-19 की तरह ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण के द्वारा प्रयोगशाला में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की जाती है। यद्यपि मंकी पॉक्स के लिए कोई विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल या दवाएं नहीं हैं और एक रोगी को उसके लक्षणों के आधार पर ही प्रबंधित किया जाता है। उदाहरण के लिए निर्जलीकरण का इलाज मौखिक तरल पदार्थों से किया जाना चाहिए और बुखार का इलाज पैरासीटामोल के साथ किया जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक 12 देशों से मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, जो मंकी पॉक्स वायरस के लिए स्थानिक नहीं हैं। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में भी देखे गए हैं और अब तक लगभग सभी मामले वायरस के पश्चिम अफ्रीकी क्लैड से संबंधित हैं। ऐतिहासिक रूप से चेचक के खिलाफ टीकाकरण को मंकी पॉक्स के खिलाफ सुरक्षात्मक दिखाया गया है। इसमें एक टीका MVA-BN और एक विशिष्ट उपचार टेकोविरिमैट के संदर्भ में मंकी पॉक्स के लिए इसको 2019 और 2022 में अनुमोदित किया गया था, किंतु वे व्यापक रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1980 के दशक में चेचक के वैश्विक उन्मूलन के पश्चात इसके टीकाकरण को भी अनेक देशों के द्वारा रोक दिया गया था। यही कारण है कि कम उम्र के व्यक्ति मंकी पॉक्स को लेकर ज्यादा सुभेद्य हैं, जिनका ज्यादा ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, ओपेक प्लस का भविष्य चाहे जो भी हो, निकट से मध्यम अवधि में ओपेक कार्टेल शक्तिशाली ही बना रहेगा, खासकर जब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, यूक्रेन युद्ध के कारण मुद्रास्फीति के झटके और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं से किस प्रकार स्टैगफ्लेशन का डर बाजारों को प्रभावित कर रहा है। 150 शब्द 10 अंक। पहले उत्तर की भूमिका में आप ओपेक प्लस का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप हाल में ऊर्जा कीमतों में होने वाली वृद्धि की व्याख्या करेंगे। इससे संबंधित कारकों को स्पष्ट करेंगे, विश्व व भारत पर इसके प्रभावों को समझाएंगे और इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझाव भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप स्टैगफ्लेशन का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसमें मुद्रास्फीति जनित मंदी के कारकों की व्याख्या करेंगे, समस्याओं के निवारण में उपयुक्त सुझाव देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।